सबका हिसाब होगा में आज हम बात करेंगे कि मिडिल ईस्ट में युद्ध तो खत्म हुआ, लेकिन क्या वाकई जीत किसी की हुई भी है या फिर जीत के शोर के पीछे छुप गई है एक बड़ी रणनीतिक हार। दरअसल पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच में पीस डील के बाद हालात भले ही शांति की तरफ बढ़ते दिख रहे हों, लेकिन इस समझौते ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या ये शांति अमेरिका की जीत है या उसकी रणनीतिक हार का दस्तावेज है? क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है वो सिर्फ डिप्लोमेसी की नहीं बल्कि पावर बैलेंस के बदलने की कहानी भी कह रही है। लंबे समय से अमेरिका की ईरान नीति मैक्सिमम प्रेशर पर आधारित रही। कड़े प्रतिबंध, आर्थिक दबाव, सत्ता परिवर्तन की कोशिशें, लेकिन इस डील में सत्ता परिवर्तन का कोई नामो निशान नजर नहीं आया। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या अमेरिका ने अपने सबसे बड़े राजनीतिक लक्ष्य को कहीं पीछे छोड़ दिया है और समझौते की शर्तों में ईरान पर लगे कई आर्थिक प्रतिबंधों में ढील की बात सामने आ रही है। तेल निर्यात की छूट, फ्रीज संपत्तियों की बहाली, समुद्री नाकेबंदी में राहत जैसी शर्तें, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका सालों से इन्हीं सैंक्शन को अपना सबसे मजबूत हथियार बताता रहा है। लेकिन ईरान की मजबूती के आगे सब कुछ फेल हो गया है। तो सवाल साफ है कि क्या यह समझौता स्थिरता की नई शुरुआत है या फिर वैश्विक राजनीति में अमेरिका के प्रभाव को सीमित करने का एक संकेत है। क्योंकि वही अमेरिका जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि ईरान में सब कुछ बदलने वाला है और कुछ बड़ा होने वाला है, ईरान में नई सत्ता की शुरुआत होगी, ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। हां, ट्रंप भले इसे कूटनीतिक सफलता बता रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों की नजर में यह डील एक ऐसे समझौते की तरह देखी जा रही है जिसमें जीत के दावों के बीच हार की परछाई है और ये और ज्यादा गहरी भी नजर आती है। और इसमें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का हारा हुआ स्वरूप। हॉर्मुज खुला तो क्या पश्चिम एशिया का बंद पड़ा सियासी दरवाजा भी खुल जाएगा? क्योंकि जंग के बाद अब डील का दौर है और डील के बाद दावा है जीत का। अमेरिका और ईरान के बीच में हुए समझौते का सबसे बड़ा असर दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन हॉर्मुज स्ट्रेट पर दिखाई दे रहा है। तेल टैंकर्स की आवाजाही सामान्य होने की उम्मीद है, लेकिन वैश्विक बाजार राहत की सांस ले रहे हैं। युद्ध की आशंकाओं के बीच में शांति की एक नई खिड़की खुलती हुई नजर आ रही है। हालांकि सवाल अभी भी है कि सिर्फ हॉर्मुज के खुलने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? और यह सिर्फ हॉर्मुज के खुलने का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि क्या यह समझौता पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की शुरुआत है या सिर्फ एक और अस्थायी विराम है? क्योंकि इस डील के बाद भी ट्रंप बयान दे देकर के खुद को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस जंग में सबसे आगे चल रहे हैं, जबकि ईरान की तरफ से पिक्चर क्लियर कर दी गई है, तस्वीर साफ कर दी गई है कि इस समझौते का सबसे बड़ा मतलब यह है कि पश्चिम एशिया में पिछले कई महीनों से बढ़ रहा बड़े युद्ध का खतरा फिलहाल के लिए टल गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापार के रास्तों में से एक, और इसके बंद होने से तेल गैस की वैश्विक सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे दुनिया भर में ईंधन की कीमतें भी बढ़ी। लेकिन क्या अब इस सब से दुनिया को छुटकारा मिलने वाला है? अब अमेरिका ईरान पीस डील में क्या हो रहा है? सभी मोर्चों पर संघर्ष खत्म, ईरान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत से अमेरिका बंद करेगा। लेबनान में सीज फायर का पालन होगा और समझौते में इजराइल की चिंताओं को सीधे तौर पर दरकिनार कर दिया गया। और यह सिर्फ इजराइल की चिंताओं को दरकिनार नहीं किया गया है, यह इजराइल को दरअसल साइडलाइन किया गया है। अब अमेरिका ईरान पीस डील में यूएस समुद्री नाकेबंदी हटाने के लिए भी मान गया है और अगले 30 दिनों में उसका कहना है कि वो पूरी तरीके से अपनी नाकेबंदी को समेट लेगा। ईरान तेल और दूसरे सामानों का निर्यात भी इसकी वजह से कर पाएगा। तो हॉर्मुज स्ट्रेट क्या फिर से खुल जाएगा? क्योंकि हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक में बाधा ईरान नहीं बनेगा, ये उसकी तरफ से प्रॉमिस है। और 60 दिन के दौरान जहाजों से कोई टैक्स भी नहीं वसूला जाएगा, यह भी कहा गया है। ट्रंप वैसे ये कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका ईरान को कोई पैसा नहीं देगा। उनका बयान आया, जेडी वेंस का बयान आया
क्योंकि ये राष्ट्रपति के लिए अहम मुद्दा है। वो 2016 में ओबामा प्रशासन की ओर से ईरान को दिए गए 1.7 अरब डॉलर के भुगतान की आलोचना करते आए और अपनी राजनीतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए ट्रंप लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका ईरान समझौता पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समझौते से बेहतर है और वो वही वाली गलती नहीं दोहराने वाले हैं जो उनके अनुसार बराक ओबामा ने 1.7 मिलियन डॉलर देकर के की थी। लेकिन इस समझौते के टेक्स्ट के अनुसार अमेरिका क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर के कम से कम 300 अरब डॉलर की एक अंतिम और आपस में सहमति के आधार पर योजना तैयार करने में सहयोग करेगा। कान को आप ऐसे पकड़े या घुमा के पकड़े, स्थिति वही है अमेरिका की भी कि पैसे नहीं दूंगा लेकिन पैसे कहीं ना कहीं से दिलवा दूंगा, और ये पैसे वहां तक पहुंचाएगा कौन? अमेरिका। मकसद ये कि ईरान के पुनर्निर्माण में मदद करेंगे और ईरान को मिलने वाली कोई भी आर्थिक सहायता सीधे तौर पर अमेरिका से नहीं आएगी। लेकिन अब इस समझौते की आलोचना तेजी से शुरू हो गई है, यहां तक कि ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी उनको आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कोशिश की दुनिया के सामने ये दिखाने की कि जीत उनकी हुई है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि जीता कौन है। करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे आपका परिचय करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। जंग में जीत का शोर, डील में हार का दौर। युद्ध जीत गया अमेरिका या समझौते में फंस गया? मिसाइलें गरजी, शर्तों ने बाजी पड़ी। रण में दहाड़, डील में सिर्फ मिली हार। बम की ताकत या कूटनीति की मात? तो चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस मसौदे पर हस्ताक्षर होने के बाद जीत किसकी हुई है? करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल एस.के. मलिक, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल सुशील पठानिया, रक्षा विशेषज्ञ, इमरान खोखर, ईरान मामलों की जानकार है, प्रियंका यादव, समर्थक हैं अमेरिका की। तो प्रियंका जी, कौन जीता है आपके लिहाज से? मीनाक्षी जी नमस्कार। इसमें जीत या हार बोलना इम्पॉसिबल होगा अभी मौजूदा हालात को देखते हुए, क्योंकि काफी कुछ हिडन चीजें हैं जो हमें समझनी होगी। यहाँ पर डायमेंशनल चेंजेस करने की कोशिश की जा रही है मध्य पूर्व में, क्योंकि ट्रंप ने नेतन्याहू को बहुत 2-3 बार समझाया है दैट बीबी जो लेबनान का मुद्दा है उसको छोड़ दो सीरिया के भरोसे। उनका कहना ये है कि जब आप अटैक करते हैं तो बिल्डिंग्स पे अटैक होता है तो वो मर्सीलेस दिखाया जाता है और आपके लिए डिप्लोमेटिक लॉबी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब जो है काफी लेफ्टिस्ट मीडिया इतना आगे आ चुका है, इतना टॉक्सिक तरीके से आगे आ चुका है कि वो इजराइल की और अमेरिका की जो पिक्चर है वो डगमगा जाती है। तो उनका कहना ये है कि ये इसको सीरिया के भरोसे छोड़ दिया जाए। जो मौजूदा अब जो लीडर है सीरिया के वो अलकायदा से बिलोंग करते हैं पास्ट में, और वो स्मार्ट है। उन्होंने एक्चुअली बहुत कम टाइम में पूरे सीरिया को यूनाइट करने में सफलता हासिल की है, और बाहरी संबंध भी सीरिया के बहुत उन्होंने बेहतर किए हैं। तो वो चाहते हैं कि सीरिया हिजबुल्ला जो है हिजबुल्ला को टैकल करे। वो जानते हैं रणनीति कि बिना बिल्डिंग्स पे अटैक करके पॉइंट बाय पॉइंट हिजबुल्ला को कैसे टारगेट किया जा सकता है। ये डायमेंशनल चेंज वो करना चाहते हैं यहाँ पर, जिससे कि इजराइल अभी पूर्ण तरीके से सहमत नहीं हुआ है, क्योंकि उनको थोड़ा सा इसमें संदेह है कि ये कारीगर होगा कि नहीं होगा।
और दूसरी साइड जो सऊदी अरेबिया टर्की का अलायंस बन रहा है, यहाँ पर भी डायमेंशनल चेंज हो रहा है। ईरान का इतना बढ़ता स्टेटस टर्की के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि टर्की का अपना मंसूबा है ओआईसी का हेड बनना, खलीफा बनना। तो टर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में अभी एक डील साइन हुई है कि एक एग्रेसिव तरीके से बड़ी जल्दी वो रेलवे लाइन बनाना चाहते हैं, टर्की जॉर्डन ओमान को जोड़ते हुए, जहां से कि सारा जो तेल और गुड्स यूरोप और टर्की पहुंचेगा। तो ये भी एक डायमेंशनल चेंज है। आपको मैं बता दूं कि 3 गढ़ है यूरोप के अंदर, ब्रुसल्स में टर्की का, फ्रांस में ईरान का, और लंदन में पाकिस्तान का। ये उग्रवादियों का गढ़, मैं वो नहीं कहती कि डिप्लोमेटिक तरीके से, तो जो कि वहां के लेफ्टिस्ट के थ्रू वहां की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं और वहां से समर्थन लेकर के आते हैं अपने मिडिल ईस्ट के एजेंडा के लिए। इस तरीके के डायमेंशनल एंगल्स हैं जो कि फेर बदल करने की कोशिश की जा रही है, जिसको, और जहां तक की बात है ईरान की, 3 बार उनकी रिजिम को चेंज कर चुका है ऑलरेडी यूएस से। 1 ट्रिलियन का लॉस पूरा एक्यूमुलेट करके बताए तो 1 ट्रिलियन का लॉस ईरान के लिए कोई छोटी बात नहीं है। इसके बेसिस पे अगर एक सभ्य अब तरीके से अमेरिका देखा कितना जाए भी तो इनकार ये कर एक ले, हार लेकिन नहीं अमेरिका तो क्या? दे रहा है ना फिर 300 अरब डॉलर। उन्हें भले ही ओबामा का किया हुआ याद आता होगा, लेकिन इमरान खोखर जी तैयारी तो वो भी यही कर रहे हैं कि 300 अरब डॉलर देंगे। अब यहां से जाएगा, वहां से जाएगा, आएगा लेकिन अमेरिका से ही। पहले आप मिडिल ईस्ट में फैला दीजिए, फिर उस पैसे को उठा करके ईरान को भेज दीजिए। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो आपको आदाब अर्ज है और जय हिंद। हम शुरू करें 28 फरवरी से, कि जिस सोच के साथ अमेरिका वहां आया था, आज जो डील साइन हो रही है, स्थिति तो वही की वही है। अमेरिका ने पाया क्या? व्हाट अमेरिका गेन्स। आप जो चाह रहे थे, जो 26 फरवरी को बातचीत थी, वही बात तो आज हो रही है। यही बात अमेरिका को ईरान कह रहा था कि चलिए बेटी, आईएई के थ्रू हम आप हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो आप मॉनिटर करते रहिए। वी आर नॉट गोइंग टू डेवलप एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियर डिवाइस और न्यूक्लियर पावर। तो आप समझिए कि कुल मिलाकर अमेरिका को मिला क्या? आपने एक अनप्रेडिक्टेबल वॉर को थोप दिया लोगों पर, दुनिया के ऊपर, मिडिल ईस्ट के ऊपर। अब इतने दिन बाद, लगभग 110 दिन बाद भी आप वही बात कह रहे हैं जो 28 फरवरी के पहले कही जा रही थी। कुल मिलाकर मैडम, पाया ईरान ने है सब कुछ। ईरान ने पूरे इंटरनेशनल सिंपैथी को पाया है, ईरान ने इंटरनेशनल अटेंशन को पाया है, ईरान ने गल्फ एरिया के अंदर अपनी डोमिनेंस को पाया है, ईरान ने पूरी दुनिया की अटेंशन उस सोच के साथ पाई है कि एक दुनिया का एक छोटा देश है जो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के भी आंख में आंख डालकर उससे लड़ सकता है। चाहे उसके पीछे रशिया हो, चाइना हो, दैट इज द डिफरेंट मैटर, बट वो लड़ सकता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे पीस डील के बारे में। जो पैसे की आप बात बता रहे हैं कि साहब ये पैसे जो है वो डायरेक्ट अमेरिका नहीं देगा, तो ये बात कही क्यों जा रही है? आप किससे दिलवाएंगे? आप वाया गल्फ से दिलवा देंगे, आप वाया यूरोप से दिलवा देंगे, कैसे भी दिलवा देंगे। कुल मिलाकर ये जो आपकी हेजेमनी थी, आपकी डोमिनेंस थी, आपकी एक हिटलर शाही थी पूरी दुनिया के अंदर, वो अब खत्म हो गई है। एक ऑनरेबल एग्जिट चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को वो ऑनरेबल एग्जिट इस पीस डील के थ्रू मिल रहा है। अब इनको जाकर ये विक्ट्री साइन, ये जो पीस डील का विक्ट्री साइन लेकर अपने देश में जाना है और दिखाना है कि देखिए हमने ये पीस डील साइन कर ली और हमने ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोक दिया। जबकि यही बात तो ईरान 26 फरवरी 27 फरवरी को कह रहा था। हम इस पूरी डील को उस तरीके से सोचे कि ईरान अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करने का रीजन बन चुका है। अब आप दुनिया के अंदर किसी का राष्ट्रपति उठा के नहीं ला पाएंगे, आप किसी के ऊपर आप टेरर नहीं एक्सपोज कर पाएंगे, अब आप दुनिया के अंदर किसी के ऑयल के ऊपर जबरदस्ती नहीं घुस पाएंगे। अब आप झूठा नहीं, वो जबरदस्ती तो घुसेंगे। अभी जबरदस्ती बहुत सारे देशों में अभी वो तैयारी कर रहे हैं। अब उन्हें पता है कि यहाँ ईरान से तो बहुत ज्यादा कुछ मिला नहीं है, यहाँ पर वक्त जाया कर रहे हैं, इसलिए वो वापस से यहाँ पर आना नहीं चाहते। मैं प्रियंका आपके पास आऊंगी, लेकिन अभी 2 और मेहमान हमारे साथ बचे हुए हैं, हम उनका थोड़ा रुक कर लेते हैं। कर्नल पठानिया, क्या मिला अमेरिका को? यही बातचीत की टेबल जब फरवरी में सजी हुई थी तभी मान जाते? देखिए मीनाक्षी जी, जब लड़ाई शुरू की गई थी तो उस समय अमेरिका का जो मकसद था वो मैं आपके साथ और आपके दर्शकों के साथ शेयर करता हूं। उनका जो सबसे बड़ा कंसर्न था कि इजराइल हैज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियर माइट ऑफ ईरान, क्योंकि इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हैं
अगर ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर लेता है तो उसका जो ऑब्वियस टारगेट होगा वो इजराइल होगा, एज सिंपल एज दैट। अभी अगर हम बात करते हैं कि एक कंट्री ईरान जो है वो 60% यूरेनियम इनरिचमेंट करके 440 केजी के करीब वो किस लिए बना रहे हैं? अगर पीसफुल पर्पस के लिए बनाना था तो उसके लिए आई थिंक द रिक्वायरमेंट इज ओनली 3.7 और 4 डिग्री। अभी ये 60 डिग्री करके बैठे हुए हैं, 90 पे आप न्यूक्लियर पावर बन जाते हो, यू कैन एक्सप्लोड ए बॉम्ब। वो किस लिए कर रहे थे? दूसरा उनका मकसद था कि इन्होंने जो प्रॉक्सीज भेजी हुई हैं हजीबुल्लाह से लेके हमास और हूती, सीरिया, इराक, उनको रोकना था। तीसरा उनका मकसद था कि इनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज बढ़ा रहे हैं, कहीं वो ऐसा ना हो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की उसको बढ़ा के यूएसए को उसकी रेंज में ले आए। दैट वाज द थर्ड कंसर्न। और उसके बाद इन्होंने अपनी जो स्ट्रेटजी वो शुरू की, नेगोशिएशन हुई, वॉर फेल हो गया। अभी हम कहते हैं कि क्या मिला किसको, क्या किसने खोया और क्या पाया। तो एक बड़ा अच्छी कहावत है कि ग्लास को आप भरा हुआ देखना है या आधा खाली देखना चाहते हैं, दैट इज द इंडिविजुअल परसेप्शन। नो, आई टॉक अबाउट टेक अवे। आप ये मत देखिए कि 28 फरवरी से पहले हॉर्मुज खुला था, उसके बाद हॉर्मुज बंद हो गया था। ईरान ने बड़ा क्लियर कर दिया था कि उसके ऊपर मैं टोल भी लगाऊंगा। जो शिपमेंट है 11-12 हजार शिप अड़े हुए थे। पूरी दुनिया को जो है ईरान वाज होल्डिंग ऑन टू रैंसम बिकॉज ऑफ ऑयल विच इज एन एनर्जी जो यहाँ से निकल रही थी। अभी उन्होंने ये बता दिया है कि वो जो उनका 440 केजी एनरिच्ड यूरेनियम है उसको वो डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूशन का मतलब है कि ईरान जो है अभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। उसका मतलब यह है कि इजराइल के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था न्यूक्लियर बॉम्ब का, वो टल जाएगा। इसके लिए क्या क्या तरीके यूज किए जाते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यूज किया जाती है या दूसरा कोई सिस्टम, तो सिस्टम वो बना लेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट है वो खुल चुका है, अब इससे पहले बंद था, उसके बाद वो उसको छोड़िए, दैट्स अ माइनर इशू। बट सबसे बड़ा जो इशू है, और आस्ते आस्ते आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि नाकेबंदी के बाद जब हम नेवल ब्लैकआउट की बात करते हैं उसके बाद ही चीजें बदली हैं। अदरवाइज ईरान का जो इंसिस्टेंस था वो तो कहता है यहाँ से अपनी सारी बेसेस हटाइए, आप हमें $300 बिलियन दीजिए। वो मना कर रहे हैं, आप हमारे यूरेनियम इनरिचमेंट को नहीं रोक सकते, आप हमें न्यूक्लियर बनने से नहीं रोकते। सब रुक गया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे एक बार शुरुआत हो गई है तो ये चीजें जो है और इम्प्रूव होंगी। और लड़ाई में देखिए ये किसी की जीत होना किसी की हार होना, सबसे बड़ी जो चीज है दैट इज द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मस्ट नॉट सफर, पीपल ऑफ वर्ल्ड दे मस्ट नॉट सफर। बाकी ये छोटी चीजें हैं कि कौन जीता और कौन हारा, और इसको बैठ के अभी नहीं, ये लेकिन सर अच्छी बात अमेरिका है से लेकर के ईरान तक दोनों ही चीख चीख करके ये कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, हमारी जीत हुई है। अब जीत किसकी हुई है ये वही दोनों जानते हैं, कर्नल मलिक। लेकिन ये बिल्कुल अहम है कि अब जाकर के अगर ये डील साइन हुई है तो क्या इजराइल का दबाव एक बार फिर से अमेरिका महसूस नहीं करेगा, और कब तक नहीं करेगा? मिड टर्म इलेक्शन तक बस। मीनाक्षी जी, आपको भी सभी एमिनेंट पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को बहुत सारा नमस्कार। नमस्ते। देखिए जो भी ये एमओयू, जो भी ये डील साइन हुई है, मेरा तो ये निष्कर्ष इस पर निकलता है कि ये ट्रम्प साहब ने सिर्फ एक टाइम बाइंग डील की है। क्यों ऐसा मैं कुछ कह रहा हूं? क्योंकि मेरा निष्कर्ष है, देखिए दो चीज होती है। मन कहता है कि अच्छी चीज है कि पूरी दुनिया को रिप्रीव मिला है, सारी दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस हुए थे, महंगाई बढ़ने के चांसेस थे। लेकिन मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है। ये कह रहा है कि देखिए इजराइल अमेरिका का एक बच्चा है, बेटा है, और इजराइल को जब बनाने में अमेरिका का महत्वपूर्ण योगदान है। इजराइल एक ऐसा प्लेग्राउंड है अमेरिका के लिए जहां पे उसके लिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती, कोई परमिशन नहीं चाहिए। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनकी आज तक रही है। दूसरी बात कि इजराइल का खिलाफ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने स्टैंड लिया है, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट मेरे ख्याल से हट ही गए हैं, या उनका कोई ज्यादा आधार बचा नहीं है। दूसरी, अब आता हूं ये बात कि अमेरिका का जो वर्चस्व है डॉलर से है। डॉलर की डिमांड पूरी दुनिया में लगातार क्रिएट करके रहना, और डॉलर को बहुत बहुत अच्छी पोजीशन में बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है पेट्रो डॉलर का। पेट्रो डॉलर आते हैं ये 6-7 कंट्रीज से, जो जीसीसी कंट्रीज जो उनको बोलते हैं। तो क्या आप जब मैं ये निष्कर्ष निकालता हूं रिवर्स इंजीनियरिंग करके कि इस तरह से ईरान को जो 46-47 ईयर्स में ईरान
मांग रहा था, बीच बीच में नहीं दिया, उसको ट्रंप साहब ने एक झटके में दे दिया, तकरीबन सारा दे दिया। तो मुझे लगता है कि अगर इस डील पे चला जाए तो अमेरिका का तो वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा, और खत्म होने की कार्रवाई उन्होंने अपने हाथ से साइन कर दी है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब मैं इसको उल्टा सोचता हूं तो मुझे लगता है कि क्या अमेरिका इतनी जल्दी से अपनी पोजीशन को डाइल्यूट होने देगा? मुझे नहीं लगता होने देगा। तो क्या फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि जो 60 दिन लिए हैं, अब इस 60 दिन के अंदर वो जो बार्गेनिंग है, जो ऐसे पॉइंट्स है जिसमें अमेरिका एक तरह से डाइल्यूट होने की तरफ बढ़ेगा, उन सब चीजों को, वो सारे होल्स को प्लग किया जाएगा। ये जो 2 महीने के लिए जो टाइम लिया गया है, ये इसीलिए लिया गया है कि दोनों तरफ के जो डिप्लोमेट जब बैठेंगे या उनके लोग बैठेंगे, नेगोशिएटर बैठेंगे, अभी फिलहाल जरूरत थी कि हॉर्मुज को खोला जाए, और जो एक तरह से जीसीसी कंट्रीज की उनकी अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही थी, क्योंकि वो अपना प्रोडक्शन पूरा करके उसको शिपमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी ब्लॉक होने की तरफ बढ़ रहा था, तो उसको रिप्रीव दिया गया है। दूसरा, एशियन कंट्रीज की तरफ से भी जो एक बैक फ्लो चल रहा था अमेरिका की तरफ, यानी प्रेशर आ रहा था कि एनर्जी क्राइसिस आर ऑन द वर्ज, और एनर्जी क्राइसिस आएंगे तो उसका असर अमेरिका पे भी पक्का आएगा, उससे भी अछूता नहीं रहेगा, उस प्रेशर को रिलीज किया। तो बाकी सारी चीज, कोई ऐसा पॉइंट मुझे नहीं लगता जो अमेरिका के फेवर में जाता हो। इतना है कि अपने मित्र राष्ट्रों को उसने, जो उनके ऊपर एक एनर्जी का इश्यूज आ गया था, सप्लाई का इश्यू आ गया था, प्रोडक्शन इश्यू था, उस प्रेशर को उन्होंने रिलीज किया है। तो अमेरिका क्या जीसीसी कंट्रीज से अपने अड्डे हटा लेगा? चलिए, एक सवाल ऐसा है, हम सबके सामने विचार के वो योग्य है। और दूसरी बात यह है, अगर वहां से अड्डे हटा लेगा, अपने एसेट्स को हटा देगा वहां से ईरान के कहने से, तो क्या अमेरिका शक्तिमान बना रहेगा? तीसरी बात, अब आ जाते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। मीनाक्षी जी, एक चीज बताइए, जैसे कि हालांकि कर्नल साहब ने बताया, ये बात सही है कि आपने एनपीटी साइन करके रखी हुई है 1968 में, उसका रेटिफिकेशन भी आपने कर रखा हुआ है ईरान ने 1970 के अंदर। तब जब इतनी अच्छी आपकी पवित्र भावनाएं हैं, तो काहे आप 20%, मतलब 18 से 20% आपको मेडिकल के लिए, रिसर्च के लिए मैक्सिमम चाहिए होता है कुछ केसेस में, चुनिंदा केसेस में। बाकी एनर्जी के लिए तो आप 3-4-5% तक आप कितनी भी एनर्जी बना सकते हो, बना भी रहे हो। बुशहर के अंदर रशिया की मदद से बन रहा है, हालांकि बुशहर का भी प्लांट अमेरिका ने बनवाया। अमेरिका का सच तो कुछ और निकल करके सामने आया है कि अमेरिका तेल चोरी करते हुए पकड़ा गया, प्रियंका यादव जी। और तीसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अभी तो ठीक है, मुझे ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है, मुझे ये करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये हस्ताक्षर कर रहा हूँ। हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, सच यही है। अब क्या अमेरिका अपनी सेनाएं जल्द से जल्द वहां से हटा लेगा, क्योंकि ये भी एक अहम मुद्दा है वहां के लिए? मीनाक्षी जी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो युद्ध है, ये अमेरिका के लिए कोई फुल फ्लेजेड युद्ध, फुल फ्लेजेड इंटेंशन के साथ कभी भी नहीं था। ये एक टेम्पररी आर्टिफिशियल युद्ध था उनका, और इसका यही एक तो उन्होंने जो अचीव किया है कि जो चाइना को उन्होंने प्रेशराइज किया। और चाइना का मैं बता दूं, मैंने पिछले डिबेट में भी बताया था कि अब जो है चाइना की जो डिपेंडेंस है, मैं बता चुकी हूँ, यूएस और रशिया एक बहुत अच्छे अलायंस हैं, फ्रेंड्स हैं। तो उन्होंने प्रेशराइज कर दिया है चाइना का, जो अब रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट है वो 35% इंक्रीज हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में। और माना जा रहा है कि 1 साल के अंदर मेजॉरिटी जो ऑयल होगा, जो मेजॉरिटी सप्लायर होगा वो रशिया होगा टू चाइना ऑन प्रीमियम। ये बहुत बड़ी बात है चाइना के लिहाज से। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि ये युद्ध ये जीत गए हैं, किस तरीके से जीत गए हैं? 1 ट्रिलियन के नुकसान के बाद कौन देश युद्ध जीत गया है? इतना ज्यादा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक के बाद कौन युद्ध जीत गया है? इतना ज्यादा जान माल का नुकसान उसके बाद कौन इतना युद्ध जीत गया है? तो ये क्या है कि इनकी जो फर्स्ट लीडरशिप जो एलिमिनेट की खामेनेई वाली, वो थी तो प्रो न्यूक्लियर, लेकिन उनका जो डिप्लोमेटिक जो लैंग्वेज थी वो बेटर थी। फिर जो सेकंड लाइन ऑफ आई, उनकी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज की जो लेवल है वो और खराब हुआ। अब जो ये थर्ड लाइन है, ये सबसे वर्स है। इस पे छोड़ जाना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, मोहम्मद कालिबफ नाम का इनका कोई पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने क्या किया, पहली बात तो डेथ टू अमेरिका कह के और संसद के अंदर अमेरिका का झंडा जलाते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि जो नया जो वर्ल्ड ब्लॉक बनेगा वो बनेगा ईरान चाइना का कोर।
रशिया को टोटल इग्नोर करते हुए बयान दे रहे हैं कि नया जो दुनिया का ब्लॉक बनेगा, पावर ब्लॉक बनेगा, वो कोर ब्लॉक बनेगा ईरान, मिडल ईस्ट में और एशिया में चाइना, वर्ल्ड में चाइना, ईरान चाइना का ठीक है। सारा इन्वेस्टमेंट रशिया से आ रहा है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, वॉर टाइम स्ट्रैटेजी रशिया से आ रही है, न्यूक्लियर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी रशिया ने मदद किया। क्रेमलिन के इंसाइडर इस बात से बहुत नाराज है। जो ये नई लाइन, नया रिजिम आया है, ये जो नया रिजिम है, ये इनके जो फॉरेन काउंटर पार्ट्स है, जैसे कि रशिया, इंपॉर्टेंट फॉरेन काउंटर पार्ट्स है, इनके साथ सऊदी, इनके साथ वो नहीं सूट बैठ कर सकता है। रही बात इन पे एक्शन की, रिसेंटली ही डॉक्टर परवीज नाम के इनके जो मेन की पर्सन है न्यूक्लियर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसको मोसाद ने एलिमिनेट किया है। तो ऐसी बात नहीं है कि अंदर से कोई बेसिस खत्म हुए। मोसाद को अभी भी इंफॉर्मेशन है किस करवट सो रहे हैं, और जहां भी जो भी हलचल होती है न्यूक्लियर के लेवल पे, वहीं से उसको एलिमिनेट किया ठीक जाता है, है। मोसाद ने तो और नहीं छोड़ा है, लेकिन CIA जरूर अमेरिका का साथ छोड़ चुका है। इमरान खोकर जी। देखिए, मेरे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वॉर शुरू किसने किया? अमेरिका ने। मुझे तो डिफेंड करना था अपना देश, मुझे तो डिफेंड करनी थी अपनी मिलिट्री बेसेस, मुझे तो डिफेंड करने थे अपने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, मुझे तो डिफेंड करने थे मेरे इलेक्ट्रिक पावर रिएक्टर, मुझे तो डिफेंड करना था अपने लोगों को। और वो ईरान ने अपने आप को बेहतर तरीके से किया। आपने एक मिसाइल छोड़ी, मेरे पास 10 ड्रोन थे। आपने एक वॉरहेड छोड़ा, जो कि आपके 2 वॉरहेड 70 करोड़ का पड़ता था। मैं अपना 20-25 लाख रुपए का एक शाहिद ड्रोन से आपकी कहीं ना कहीं पे मैंने बराबरी करी। और इसके बावजूद भी पूरी दुनिया की एनर्जी क्राइसिस, जो 20% ऑयल जो हॉर्मुज से जाता था, वही तो ब्लॉक किया। अगर आप में इतनी डेयरिंग थी तो हॉर्मुज के अंदर आ जाते, आप में इतनी डेयरिंग थी तो बुट्स ऑन द ग्राउंड आ जाते, आप में इतनी डेयरिंग थी तो फुल फ्लेज तौर पर अपनी आर्मी को हमारे सामने ले आते। देन वी विल सी व्हाट वुड हैपन। समझिए इस बात को कि आपको भी ये मानना पड़ेगा कि यू आर नॉट द बिग बॉस ऑफ दिस वर्ल्ड नाउ। अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, वर्ल्ड ऑर्डर में इस तरीके के वॉर मॉन्गरर नहीं रहेंगे। उस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर ICJ के वारंटी टाइप के लोग नहीं रहेंगे। उस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर पेडोफाइल, ट्रंप जैसे पेडोफाइल नहीं रहेंगे। उस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर ऐसे चाइल्ड सेक्स एब्यूजर जैसे लोग नहीं रहेंगे। उसमें अच्छे लोग रहेंगे और ये पूरी दुनिया शांति की तरफ जाएगी, क्योंकि अमेरिकी हेजुमनी खत्म हो चुकी है। पेट्रोल डॉलर की अपने लोगों का ध्यान इसी तरीके से हटाना था, इसलिए उस पूरे युद्ध में कूदे थे। लेकिन कर्नल पठानिया, इसके साथ क्या अब एक नए युद्ध की तैयारी हो जाएगी? ब्राजील पहले ही कह चुका है कि हमारे यहाँ चुनाव होने वाले हैं, यहाँ झांकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैक्सिको से लेकर के क्यूबा तक नजरें गड़ा करके अमेरिका बैठा हुआ है। तो क्या एक नई युद्ध नीति पर वो उतरने वाले हैं, इसलिए इसे जल्द से जल्द क्लोज करना चाह रहे थे, क्योंकि अब वैसे भी बहुत ज्यादा यहाँ से कुछ लेकर के नहीं जा पाएंगे? देखिए मीनाक्षी जी, अगर हम बात करते हैं, जैसे मेरे मित्र इमरान जी बोल रहे थे अभी, अमेरिका ने कभी भी रजीम चेंज को प्लान नहीं किया, क्योंकि बगैर ग्राउंड इन्वेजन के, जस्ट यूजिंग द एयर पावर, हाउ कैन यू अफेक्ट ए रजीम चेंज? ये लड़ाई क्या है? ये फुल फ्लेज वॉर भी नहीं था। इसके अंदर बेसिकली ये लड़ाई क्या थी? एयर पावर का डिमॉन्स्ट्रेशन था, जिसमें आपकी मिसाइल्स और ड्रोन काम कर रहे थे या एयरक्राफ्ट काम कर रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं था। अमेरिका ने क्या, जैसे भी बता रहे हैं कि क्या उन्होंने उनके आइलैंड, जो खाड़ग आइलैंड है, उसको डिस्ट्रॉय किया? क्या इनकी जो वाटर प्लांट्स है उनको डिस्ट्रॉय किया? क्या इनकी जो बिजली वाले जो प्लांट है उनको डिस्ट्रॉय किया? क्या उन्होंने रेलवे ट्रैक या ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय किया? वो कर सकते हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर, ईरान वाज वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, दे कैनॉट विन फ्रॉम द USA, बट दे कैन मेक इट कॉस्टली। उसमें वो सक्सेसफुल हो गए हैं। इनका रिटेलिएशन देखिए ना, स्ट्रेटेजिकली इनका, ईरान का रिटेलिएशन कहां तक लिमिटेड रहा है कि आप हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक कर लीजिए, उसके बाद जो अगर आपके ऊपर अटैक होता है, आप ये जो गल्फ कंट्रीज है इनके ऊपर अटैक कर दीजिए। तो इससे ज्यादा तो इनकी स्ट्रेटेजी नहीं थी। और अगर ईरान इतना पावरफुल है कि वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर रहा है, तो भाई आप US का जो ब्लॉकेट था, नेवल ब्लॉकेट गल्फ ऑफ ओमान में, उसको क्यों नहीं आप खोल सके? तो ये सारी सोच का विषय है। देखिए अभी क्या होता है कि आने वाले समय में USA नीड्स ए गुड रीजन। USA के पास दोबारा अटैक करने के लिए कोई अच्छी वजह होनी चाहिए। ईरान अगर ये मान गया है कि हम जो है न्यूक्लियर परसूट में नहीं जाएंगे, दैट इज द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ USA। बाकी आप छोड़ दीजिए, बाकी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। जहां तक
बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब ही नहीं है तो यूएसए को कोई खतरा नहीं है। और आपकी जो नॉर्मल मिसाइल्स हैं वो अगर इतनी दूर जाके करते हैं तो बीच में उसको इंटरसेप्ट करके कहीं भी गिरा सकते हैं। अभी $300 बिलियन की जो बात करी है, दैट इज ऑल हम्बग। आई फील यूएसए विल नॉट गिव इट। और नीदर यूएसए अगर अपनी बेसेस हटा भी लेता है तो उसको फर्क नहीं पड़ता, उसकी रीच है। उसके बाद 12 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ही कैन ऑलवेज मोबिलाइज इट। और इतना बड़ा अगर मोबिलाइजेशन करके, आई टेक ओनली सिंगल पॉइंट, अगर ये न्यूक्लियर वाला जो सिस्टम है खत्म हो जाता है आने वाले समय में, ये एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा पूरी दुनिया को, एंड दोज कंट्रीज हु बेस्ड ऑन मनी एंड टेक्निकली थिंग व्हिच दे कैन हायर। लेकिन ईरान ने बहुत कोशिश कर ली है कर्नल मलिक ये बताने की कि ईरान ही मिडिल ईस्ट का किंग है, ऐसा है क्या? मीनाक्षी जी, अगर आज की जितनी 14 पॉइंट सामने आए उसके मैक्सिमम पॉइंट पे अगर ट्रंप साहब इन्हीं पर चलते हैं, 60 दिन के अंदर वो कुछ भी नेगोशिएट नहीं करते हैं, तो ईरान मजबूत होगा। क्यों होगा? देखिए, कुछ मानिए ना मानिए, एनर्जी बहुत बड़ा एक टूल है आज के टाइम पे, हर देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है, उसके लिए बहुत बड़ा इम्पिटस है। इसके बिना हर एक कंट्री, इवन आप देखिए हमारे देश के अंदर काफी अच्छा मैनेज हुआ है चीजों का, और कहीं भी ऐसी तरह नहीं मची। ठीक है, थोड़ा बहुत असर दिखा, लेकिन भारत जैसे देश को, जो कि हम विकासशील कंट्री हैं और अपने यहाँ देखा जाए दुनिया के अंदर हमारी विकास दर सबसे ज्यादा नापी जाती है, प्रोजेक्ट की जाती है, हमको भी इस चीज के लिए चिंतित होना एक तरह से लाजमी है कि अगर चूंकि इतनी ज्यादा डिपेंडेंस है, वो डिपेंडेंस की अगर शिपमेंट टूटेगी तो हमारी पूरी इंडस्ट्री उसमें बाधित होगी, और वो लगातार हमको एनर्जी ना मिलने से हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वे हैम्पर होंगे। लेकिन इसी से दूसरा निष्कर्ष सही यहीं पर निकलता है मीनाक्षी जी, कि आज ये हथियार जो ईरान के पास है, ये एक हथियार ऐसा हो चुका है जिसको आप नहीं नेग्लेक्ट कर सकते। यानी आपको अपने एनर्जी रिसोर्सेज को और ज्यादा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, रीअलाइन करना पड़ेगा, और दोबारा से ये हथियार ईरान फिर इस्तेमाल करेगा, इसके पूरी संभावना है। जैसे जैसे ईरान पर किसी भी तरह से प्रेशर आएगा, ईरान को जो न्यू फाउंड वेपन है, ये उसको अपने तरकश में जरूर रखेगा और उसको चलाएगा। अभी बात आते हैं, देखिए ईरान के साथ जब अमेरिका आया था और इजराइल आया था, देखिए दोनों एक सेट के अंदर 2 सबसेट थे, और मैं डे 1 से कहता रहा हूं कि इजराइल का अलग ऑब्जेक्टिव था। अमेरिका ने सोचा कि ठीक है, इजराइल के साथ साथ इसमें तुम्हारे भी कई एक छोटे ऑब्जेक्टिव हिट होते हैं। एक तो ये था कि वो जो चाइना फैक्टर था, मैं आज भी इस बात से कन्विंस हूं, क्योंकि वेनेजुएला के अंदर इतनी स्मूथली उनको ऑपरेशन में सफलता मिल गई थी, तो उन्होंने यही सोचा कि वेनेजुएला से चाइना को एक तरह से आपने हटाया, तो ईरान का जो तेल है मैक्सिमम चाइना को जा रहा था, तो यहां पे टाइट करेंगे तो चाइना उसमें टाइटनेस फील करेगा, एनर्जी उसकी बाधित होगी। तो ये करते हुए वो आ गए और उस तरह इजराइल के साथ किया। लेकिन आज की जो सिनेरियो देख रहे हैं, जो पॉइंट्स देख रहे हैं, उसमें इजराइल का अभी तक तो कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि हिजबुल्लाह फिर अपने जिक्र भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि हिजबुल्लाह को सीधे सीधे इजराइल के लिए छोड़ दिया गया है कि इजराइल अपना देख ले, निपट ले, और वो उसी हिसाब से वहां पर हमले करते जा रहा है। बस इतने की इजाजत थी वक्त की। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।